Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome back to another video. Welcome back to another lecture. Welcome back to another chapter. So आज की इस वीडियो से we are starting a new chapter which is support and movement. Chapter number 4 आपकी बुक का और आज की इस वीडियो से we are starting that chapter. A very interesting chapter because support and movement बहुत आसान है, बहुत relatable है, बहुत मज़े का chapter है. ऐसा chapter है जिसको आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एट द सेम टाइम बहुत बहुत ईजी होने वाला है. सो अगर हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया जाए कि व्हाट डज सपोर्ट एंड मूवमेंट मीन्स, सो मीन्स दैट कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इफ़ ही हैज़ टू सर्वाइव इन एन एनवायरनमेंट, उसके लिए ज़रूरी है कि वो ये दोनों चीज़ें यानी कि सपोर्ट का मतलब ये है कि अपना एक बॉडी पोस्चर, अपना एक बॉडी पोजीशन, अपनी एक बॉडी शेप मेंटेन करके रखना. वो जिस तरीके से मेंटेन करके रखते हैं तो उनको रखने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है. तो वो सपोर्ट डिस्कस करेंगे. एंड मूवमेंट नाम से ज़ाहिर है हरकत का, कि यू हैव टू मूव आइदर योर बॉडी पार्ट या फिर अपनी पोजीशन या फिर अपनी लोकेशन इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ बेटर एनवायरनमेंट एंड आल्सो स्केपिंग फ्रॉम डेंजर अगर आपके एनवायरनमेंट के अंदर है. तो ये तमाम वो चीज़ें होंगी जो हम लोग 5 लेक्चर की सीरीज़ के अंदर इस चैप्टर में अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. सो आइए बगैर किसी देर के लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स टॉक अबाउट सपोर्ट एंड मूवमेंट. जिस तरह से हम लोगों ने इंट्रो में डिस्कस किया कि दिस इज सच अ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी बोथ सपोर्ट एंड मूवमेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सस्टेन इन एन एनवायरनमेंट. और इस चैप्टर के अंदर हम लोग इसकी फर्दर जो डिटेल्स हैं कि ये जो टर्म्स हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह से करते हैं, कितनी टाइप्स हैं, और जितने भी डिस्कशन है उसको हम लोग आगे जाके देखेंगे. सो सपोर्ट एंड मूवमेंट, लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि बेसिकली ये जो मतलब है इन चीज़ों का वो क्या है. देखें, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड सपोर्ट. सपोर्ट का मतलब ये होता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. उस स्ट्रक्चर को, उस शेप को उस लिविंग ऑर्गेनिज्म ने मेंटेन करके रखना होता है, और उस मेंटेनेंस के लिए उसे कुछ स्ट्रक्चर्स की, कुछ कंपोनेंट्स की उसकी बॉडी के अंदर ज़रूरत पड़ती है. तो वो जो कंपोनेंट हैं वो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने एक शेप में, अपने एक स्ट्रक्चर में जो उसको सर्वाइव करने के लिए रिक्वायर्ड है वो उसमें रहे. इसी तरह से मूवमेंट है. मूवमेंट मीन्स चेंज इन ओरिएंटेशन और चेंज इन पोजीशन, ठीक है. दो तरह की इसमें कंसेप्ट्स आते हैं. मूवमेंट दो किस्म की हो सकती है, या तो आप अपनी जगह पे खड़े खड़े रहकर अपने बॉडी पार्ट को ग्रो करवा कर या फिर जनरली मूव करवा कर उसको उसकी ओरिएंटेशन चेंज करवाएं. या मूवमेंट के दूसरा मतलब ये निकलता है कि अपनी जो है वो लोकेशन चेंज की जा सके, ठीक है. ये दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि डेफिनेटली हम लोग जिस तरह से चैप्टर को प्रोग्रेस करेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो उसकी हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी. लेट्स टॉक अबाउट दैट. अच्छा, ये आपके पास आपका टाइटल पेज है, ठीक है. इसमें ऐसा डिस्कस करने का है नहीं. यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि इस चैप्टर में आप लोग क्या क्या चीज़ें देखेंगे. और यहाँ पर ये जो मेन पिक्चर है, ठीक है, यहाँ पर ये एज यू कैन सी, आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि दिस इज अवर स्केलेटन. ये जो आप हड्डियां देख रहे हैं, ठीक है, इनको हम स्केलेटन कहते हैं. जिस तरह से एज वी डिस्कस अबव दैट कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक शेप मेंटेन करनी होती है, तो ह्यूमन को जो शेप मेंटेन करने में जो उसकी बॉडी ऑर्गन्स हेल्प करते हैं उसको स्केलेटन कहते हैं. इट इज़ बेसिकली मेड ऑफ बोन्स. लेकिन एज वी नो दैट कि पूरा चैप्टर इसी बारे में है, तो यहाँ पर वो तमाम चीज़ें डिस्कस करना अननेसेसरी है. सो लेट्स टॉक अबाउट द रीडिंग, जो कि हमारा काम है वो है The cell of an organism have a living material called protoplasm, which is sensitive. अच्छा, अब ये जो लाइन है और ये जो टर्म है इसको समझने की कोशिश करते हैं. देखें, कोई भी लिविंग सेल है ना, लिविंग सेल, ठीक है, उसके दो कंपोनेंट होते हैं. एक उसका लिविंग पोर्शन होता है, ठीक है, और दूसरा उसका नॉन लिविंग पोर्शन होता है. नाउ इसको समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग पोर्शन और व्हाट डू यू मीन बाय नॉन लिविंग पोर्शन. अगर आपको अपना 9th का चैप्टर नंबर 1 याद हो तो उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि लाइफ की कुछ प्रॉपर्टीज हैं. फॉर एग्जांपल, लाइफ ग्रो करती है, लाइफ रिप्रोड्यूस करती है, लाइफ का एक मेटाबॉलिज्म होता है.
तो जितने भी वो ऑब्जेक्ट्स, वो सिस्टम, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर वो कंपोनेंट्स जिनके अंदर वो तमाम प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं जो कि लाइफ की प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम लोग लिविंग कंसिडर करते हैं, और जिनमें नहीं करती हैं उनको नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं। सिंपल है। अब सेल के अंदर भी जो कि लिविंग होता है, उसके अंदर भी कुछ कंपोनेंट उसके ऐसे होते हैं जो कि नॉन लिविंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर आपने प्लांट में एक चीज को सुना होगा जिसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल, या जो अक्सर आपने स्टार्च का नाम सुना होगा जो कि पोटैटो में या फिर आपके पास आटे में होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें अलोंग विद अदर्स, सेल वॉल एंड स्टार्च ऐसी होती हैं लिविंग सेल के अंदर जो कि नॉन लिविंग कंसिडर की जाती हैं क्योंकि उनके अंदर लिविंग प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। बट ऑन द अदर हैंड बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, सेल मेम्ब्रेन है, सेल के ऑर्गेनल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो कि ऐसे होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं जिनमें लिविंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि वो मतलब कि रेप्लिकेट कर सकते हैं, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो ग्रो करते हैं, उनका एक मेटाबॉलिज्म होता है। सेल वॉल एंड स्टार्च भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स ही हैं, लेकिन इनके अंदर वो लिविंग प्रॉपर्टी नहीं है जो कि लाइफ की हमने एक स्टैंडर्ड बना रखा है। तो दैट्स वाई उनको हम लोग जो है वो नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं। अब अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज या फिर ऑल दोज नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, सेल के अंदर जितना भी उसका है नॉन लिविंग के अलावा, उसको बेसिकली हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म यानी कि सेल का लिविंग मटेरियल। सेल के नॉन लिविंग मटेरियल को हटाकर जो भी बचता है वो उसका लिविंग मटेरियल होता है, और उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अक्सर प्रैक्टिकल साइंसेस में ये कहते हैं कि अगर आप किसी भी सेल से, अगर उसके पास सेल वॉल है, अगर उस सेल वॉल को निकाल दें तो जो पीछे बचता है वो सारा का सारा प्रोटोप्लाज्म होता है। अब मोस्टली फॉर एग्जांपल एनिमल सेल्स हैं, उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। तो एनिमल सेल पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म, और प्लांट सेल विदाउट इट्स सेल वॉल, यानी कि जब उसमें से सेल वॉल रिमूव की जाती है तो वो उसका प्रोटोप्लाज्म बचता है। तो ये आपके पास प्रोटोप्लाज्म की कुछ बेसिक्स थी। नाउ लेट्स टेक द हाइलाइटर। अच्छा, अब प्रोटोप्लाज्म की एक प्रॉपर्टी है कि इट इज सेंसिटिव। नाउ सेंसिटिव का मतलब नाम से जाहिर है कि बहुत हसास है। एनीथिंग विच कैन सेंस, जिसमें सेंस की एबिलिटी हो। सेंस, सेंस मतलब अपने इर्द गिर्द को एनालाइज कर सकना, या फिर अपने इर्द गिर्द को, फॉर एग्जांपल अगर आपके इर्द गिर्द जितना भी माहौल है उसको देखना कि उसमें क्या तब्दीली आ रही है, नहीं आ रही है, व्हाट इज द सिचुएशन। तो एनीथिंग दैट हैज द एबिलिटी टू सेंस, उसको हम लोग सेंसिटिव कहते हैं। ठीक है। अच्छा, नाउ प्रोटोप्लाज्म सेंसिटिव है। ड्यू टू इट्स सेंसिटिव नेचर इट पॉजेस स्पेशल प्रॉपर्टी, यानी कि उसकी एक खसूसियत है, एक खासियत है आई शुड से, स्पेशल है, और वो ये है कि इट हैज इरिटेबिलिटी। नाउ व्हाट डज दैट मीन्स? इट मीन्स इट इरिटेट्स। सिंपल है। इरिटेट का मतलब क्या होता है? तंग होना। मतलब हम भी अक्सर यूज करते हैं, यार मुझे इरिटेट मत करो, गर्मी बहुत हो रही है, मैं इरिटेट हो रहा हूँ, या मुझे मतलब भूख लगी है, मैं इरिटेट हो रहा हूँ। तो इरिटेट होने का मतलब बेसिकली ये होता है कि तंग होना। और तंग क्यों होता है? इट मीन्स इट इरिटेट्स व्हेन देयर इज अ चेंज इन इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी कि वेन एवर देयर इज अ चेंज इन एनवायरनमेंट, लिविंग प्रॉपर्टी या फिर लिविंग जो मटेरियल है उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो इरिटेट होते हैं। एज यू डिस्कस इन द चैप्टर नंबर होम्योस्टेसिस, आई डोंट नो, चैप्टर नंबर 2 आई थिंक इट वाज, उसके अंदर ये था कि हमने ये देखा था कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की जितनी भी उसका एनवायरनमेंट है उसको एक खास लेवल तक मेंटेन होना होता है। अगर वो नहीं होता तो सेल डिस्टर्ब होते हैं। तो बेसिकली वो सेल कैसे डिस्टर्ब होते हैं? सेल इरिटेट होते हैं, क्योंकि ये उनकी प्रॉपर्टी है कि वेन एवर उनके इनकेट का माहौल चेंज होता है तो वो इरिटेट होते हैं। ड्यू टू इट्स इरिटेबिलिटी, यानी कि इरिटेबिलिटी की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक सम एक्शन। लिविंग ऑर्गेनिज्म इरिटेबिलिटी की वजह से कुछ एक्शन लेते हैं ताकि वो रिड्यूस कर सकें इट्स इरिटेशन, यानी कि अपनी इरिटेशन को रिड्यूस करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ एक्शन लेते हैं जिसको मूवमेंट कहते हैं। सो बेसिकली मूवमेंट क्या है? मूवमेंट आर दोज एक्शंस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म लेते हैं अपनी इरिटेशन को कम करने की वजह से। और इरिटेशन क्यों होती है? क्योंकि उनके क्या, यहाँ देखें, चेंज इन एनवायरनमेंट, उनके एनवायरनमेंट में चेंज होता है जिसकी वजह से वो इरिटेट होते हैं, और उस इरिटेशन को कम करने के लिए वो जो है वो मूवमेंट करते हैं, यानी कि कुछ एक्शन लेते हैं जिनको हम लोग मूवमेंट कहते हैं। आपको भूख लगती है, आप क्या करते हैं?
मूव करते हैं ना, जाके कुछ खाते हैं, कुछ ढूंढते हैं, कुछ मिल जाए किचन में, कुछ बिस्किट्स मिल जाएं, कुछ केक वगैरह मिल जाए, कुछ इस तरह के मिल जाए जिससे आपकी जो भूख है वो कम हो जाए। इस तरह से आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं। तो वो जो प्यास लगना, वो जो भूख लगना, वो क्या है? वो चेंज इन एनवायरनमेंट है। इंटरनल एनवायरनमेंट में आपका फूड कम हो रहा है, आपका पानी कम हो रहा है। तो जब कम होगा तो आप मूव करेंगे, आप मूवमेंट करेंगे। इस तरह से जैसे हम मूवमेंट करते हैं, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने एनवायरनमेंट के चेंज को देखकर इरिटेट होते हैं, और वो इरिटेशन उनको कुछ एक्शंस लेने में मजबूर करती है, और उन एक्शंस को मूवमेंट कहते हैं। समझे? द चेंज इन एनवायरनमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू सम फैक्टर्स, दीज आर कॉल्ड एज स्टिमुलस और स्टिमुलाई। नाउ यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म है। वैसे इसको होम्योस्टेसिस में हम लोग प्रॉपर डिस्कस करके आ चुके हैं कि स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलाई क्या होते हैं, लेकिन चूंकि ये जरा इंपॉर्टेंट है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, तो इसको डिस्कस करना भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नाउ बेसिकली स्टिमुलस इट सिंपली मीन्स चेंज इन एनवायरनमेंट। यानी कि चेंज इन एनवायरनमेंट को अगर आपने एक लफ्ज में बयान करना है तो आप लोग कहेंगे स्टिमुलस। मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं तो उसके लिए माजरत। देखें, स्टिमुलस जब आप सुनते हैं तो आपको एक बड़ा कोई साइंटिफिक किस्म का वर्ड लगता है। अच्छा, ये नॉन इंग्लिश वर्ड है, और इसका बेसिकली मतलब ही यही है कि चेंज इन एनवायरनमेंट। यानी कि जब भी माहौल में, याद रखें, चाहे वो इंटरनल एनवायरनमेंट हो, इंटरनल, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो, अगर उसमें चेंज आया है तो उसको हम लोग स्टिमुलस कंसिडर करते हैं। नाउ याद रखें, चेंज मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं ना। देखें, बहुत सारी चीजें हैं। टेम्परेचर है, ठीक है, फूड है, ठीक है, इसके अलावा सॉल्ट्स हैं, इसके अलावा पीएच है, वाटर कंटेंट है, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम क्या है? ये तमाम की तमाम वो चीजें हैं जो चेंज हो सकती हैं। देखें, याद रखें, इनमें से हर एक चीज को हम लोग एक स्टिमुलस कंसिडर करेंगे। मतलब ये तमाम के तमाम क्या हैं? दीज आर स्टिमुलस। मतलब टेम्परेचर भी स्टिमुलस है, फूड भी है, सॉल्ट भी है, पीएच भी है, वाटर भी है। अगर मैं ये बात करूं कि तमाम स्टिमुलस को इन तमाम स्टिमुलस को मिलाकर एक लफ्ज में आप बयान करें, तो आप लोग कहेंगे कि ये सारे के सारे क्या हैं? ये हैं आपके पास स्टिमुलाई। स्टिमुलाई। ना अक्सर इंग्लिश में हम लोग सिंगुलर और प्लूरल पढ़ते हैं ग्रामर के अंदर ना, ये वाहिद और जमा एक लफ्ज। फॉर एग्जांपल, बॉल बॉल्स, टेबल टेबल्स। इसी तरह से बायोलॉजी के अंदर भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो स्टिमुलस है वो आपके पास सिंगुलर है, ठीक है, और इसका प्लूरल क्या है? यानी कि जब बहुत सारे स्टिमुलस होते हैं तो उसको स्टिमुलाई कहते हैं। तो बेसिकली अच्छा, अब इनमें से जो हर एक चेंज है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, फूड, सॉल्ट, पीएच, H2O, इसको एक अलग फैक्टर कंसिडर किया जा सकता है, और इसी फैक्टर का जो रेफरेंस है वो यहाँ पर दिया गया। अच्छा, मीन्स दैट के द चेंज इन इट्स एनवायरनमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू सम फैक्टर्स। ये जो सम फैक्टर्स हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस, टेम्परेचर, फूड वगैरह वगैरह, यानी कि हर एक स्टिमुलस को एक फैक्टर आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो जब बहुत सारे फैक्टर होंगे तो वो स्टिमुलाई बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एक फैक्टर आपके पास स्टिमुलस है, ठीक है। अच्छा, द चेंज इन एनवायरनमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू सम फैक्टर्स, दिस फैक्टर्स आर कॉल्ड स्टिमुलस, और स्टिमुलस यानी कि इसका प्लूरल। So we can say that कि movement is a response. Movement is a response shown by living organism towards stimuli. यानी कि यहाँ पर ये पूरी बात की समरी, यानी कि ऊपर जितना भी लिखा गया है उसकी समरी यहाँ पर आ गई है कि मूवमेंट एक ऐसा रिस्पॉन्स है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म लेते हैं अपने स्टिमुलाई के थ्रू, यानी कि अपने इन्वायरमेंट के अंदर चेंज को रिस्पॉन्ड करते हुए। शुरू से बात करते हैं, प्रोटोप्लाज्म लिविंग मटेरियल होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो सेंसिटिव होता है, यानी कि अपने माहौल को जज कर सकता है, सेंस कर सकता है, एनालाइज कर सकता है। एट द सेम टाइम जो प्रोटोप्लाज्म का सेंसिटिव होना है उसकी वजह से उसके अंदर एक एबिलिटी है कि वो इरिटेट हो सकता है। उसके अंदर इरिटेबिलिटी है। इरिटेबिलिटी मीन्स इरिटेट होना जब आपका एनवायरनमेंट चेंज हो जाए। एनवायरनमेंट में चेंज क्या होगा? एनवायरनमेंट के अंदर चेंज को हम लोग स्टिमुलस कहते हैं, ठीक है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो एक्शन जो वो लेते हैं टू रिड्यूस उनकी इरिटेबिलिटी इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन स्टिमुलस, उसको आप लोग मूवमेंट कहते हैं। सो बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं जो मूवमेंट है वो रिस्पॉन्स है किसी भी स्टिमुलस का। यानी कि जब भी एनवायरनमेंट में चेंज होता है, चेंज आता है विच इज कॉल्ड स्टिमुलस, तो उस चेंज को रिस्पॉन्ड करते हुए लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द प्रॉपर्टी ऑफ लोकोमोशन। यहाँ पर इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। ओके, यहाँ पर एक वर्ड है लोकोमोशन। अच्छा, लोको मतलब इस जुमले को एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लोकोमोशन। ओके,
लोकोमोशन। नाउ लोकोमोशन ये दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज लोको and other is motion. Now loco it means simply, let me make it a bit thinner, मुझे लगता है बहुत मोटा हुआ है। It means location, लोको का मतलब है, और मोशन का मतलब होता है चेंज या मूवमेंट। सो मीन्स दैट कि जब कभी भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लोकेशन चेंज होती है तो इस फिनोमिना को लोकोमोशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि व्हेन एवर लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंज इट्स पोजीशन, चेंज इट्स लोकेशन, यानी कि जहां पर वो है वहां से वो हिलकर किसी दूसरी जगह जाए। ठीक है, तो इस फिनोमिना को आप लोग लोकोमोशन कहते हैं। अब आइए बात करते हैं। अच्छा, यहां पर क्या लिखा गया? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द प्रॉपर्टी ऑफ लोकोमोशन, यानी कि ये कह रहे हैं कि तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है कि वो लोकोमोशन कर सकते हैं। मैं नहीं मानता, मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी गलती, आगे जाके देखते हैं। ड्यू टू न्यूट्रिएंट, यानी कि वो जो लोकोमोशन होती है वो क्यों होती है, यानी कि अपनी जगह चेंज क्यों की जाती है? न्यूट्रिएंट्स की वजह से, ठीक है, शेल्टर की वजह से, रिप्रोडक्शन की वजह से, अपने प्रेडेटर से बचने की वजह से, बहुत बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी जगह तब्दील करता है। न्यूट्रिएंट्स मींस फूड, ठीक है, फूड, वाटर वगैरह वगैरह। शेल्टर मींस धूप से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए। तो इन्वायरमेंट से बचने के लिए वो शेल्टर, यानी कि किसी छांव में जाते हैं वगैरह वगैरह, उसके लिए उनको लोकोमोशन करनी पड़ती है, अपनी लोकेशन को चेंज करना पड़ता है। इसी तरह से रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मीन्स अपनी रिप्रोड्यूस करना, उसके लिए उनको अपना मेल ढूंढना पड़ता है। मेल है तो फीमेल की तरफ जाएगा, फीमेल है तो मेल की तरफ आएगा, तो उसके लिए भी उन्हें लोकोमोशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो लोकोमोशन क्या है? चेंज इन पोजीशन या चेंज इन लोकेशन। ठीक है, अच्छा, मेनली प्लांट्स आर सिसाइल, यहां देखें, ये खुद कह रहे हैं प्लांट्स सिसाइल। अच्छा, सिसाइल वाइल एनिमल्स आर मोटाइल, एनिमल क्या है? मोटाइल। देखें, दो वर्ड हैं, सिसाइल एंड मोटाइल। नाउ लेट्स राइट हियर, फर्स्ट वर्ड इज सिसाइल, ठीक है, एंड द सेकेंड वर्ड इज मोटाइल। नाउ वर्ड सिसाइल, इट मीन्स इस किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपनी लोकेशन चेंज ना कर सके। कांट, यानी कि कैन नॉट चेंज देयर लोकेशन, ठीक है, और मोटाइल इनके ऑपोजिट होते हैं, मतलब कि दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन चेंज देयर लोकेशन। चेंज व्हाट? लोकेशन। देखिए, मोटाइल मोशन, सेसाइल स्टेशनरी। सो मतलब नाम से भी जाहिर होता है कि दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म who can change their location are motile, and those who cannot they are called sessile. So यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं these are basically sessile, मतलब कि वो अपनी लोकेशन चेंज नहीं कर सकते। मतलब आज अगर आप एक दरख्त को देखें जहां पर वो होगा, अगले दिन भी वो वहीं होगा, अगले साल भी वो वहीं होगा, बिकॉज वो ससाइल है, वो अपनी लोकेशन चेंज नहीं कर सकता। अब एनिमल्स हैं, एनिमल मोटाइल होते हैं, मतलब आप मूव कर सकते हैं, अपनी अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, अपनी जगह चेंज कर सकते हैं। एनिमल्स आर मोटाइल, प्लांट्स आर ससाइल। देयरफॉर दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इन डिफरेंट वेज, यानी कि चूंकि उनकी ये प्रॉपर्टी डिफरेंट है, एक मूव कर सकता है, एक नहीं कर सकता, तो अपनी एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करने की जो अप्रोच है, ठीक है, वो जरा सी डिफरेंट है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। प्लांट्स रिस्पॉन्ड्स टू स्टिमुलाई बाय एडजस्टिंग द रेट ऑफ ग्रोथ, यानी कि किस रेट से वो ग्रो कर रहे हैं, ज्यादा तेज ग्रो कर रहे हैं, कम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, एंड ऑस्मोटिक कंडीशन, ऑस्मोटिक कंडीशन। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर दो चीजें हैं, एक है रेट ऑफ ग्रोथ और एक है ऑस्मोटिक कंडीशन। रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब ये है कि कितने टाइम में कितना ग्रो हो। अब फॉर एग्जांपल अगर दो प्लांट्स हैं, ठीक है, दोनों एक ही जैसे हैं, ठीक है, मतलब एक ही स्पीशी है, एक ही टाइप के प्लांट है, लेट्स से वो रोज प्लांट है, ठीक है, दोनों प्लांट को आपने 3 दिन दिए, ठीक है, लेकिन 3 दिन के बाद जब आपने देखा जाकर तो प्लांट ए जो था वो ज्यादा ग्रो हुआ था, मतलब वो लंबा था, और जो प्लांट बी था वो जरा सा शॉर्टर था। तो आप लोग ये कहेंगे कि जो प्लांट ए का रेट ऑफ ग्रोथ है वो ज्यादा है। ठीक है, इसी तरह से जो प्लांट्स हैं वो अपने रेट ऑफ ग्रोथ को एडजस्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन चेंज इन एनवायरमेंट। अच्छा, एक तो हो गया रेट ऑफ ग्रोथ, फिर है ऑस्मोटिक कंडीशन। बेटा ऑस्मोटिक कंडीशन थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। अच्छा,
ऑस्मोटिक कंडीशन को मैं ओसी से लिखता हूं। देखिए ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं ना। ऑस्मोसिस सिंपली मींस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं इसको यहां पर ऐसे ड्राइंग से शो कर, मतलब ये आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। लेट्स से दिस इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जब वाटर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करता है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, तो उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। इतनी डिटेल में आपने जाना नहीं है, लेकिन आपने जो बात याद रखनी है वो ये है कि ऑस्मोसिस मींस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वैसे ऑस्मोसिस को भी हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं बहुत डिटेल के अंदर, आई होप सो कि आपको उसका थोड़ा बहुत आइडिया होगा। लेकिन ऑस्मोसिस सिंपली मींस मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। नाउ ऑस्मोटिक कंडीशन का मतलब ये है कि जो सेल है वो वाटर की इनटेक और अपटेक को एडजस्ट करके अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करता है। ना ऑस्मोटिक कंडीशन का मतलब ही ये कि प्लांट्स जो है वो अपनी इस प्रॉपर्टी को, कि समटाइम्स वो सेल के अंदर पानी ज्यादा ले लेंगे, समटाइम्स वो पानी जो है वो कम लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो स्टोमेटा के केस के अंदर, जब जो प्लांट्स थे, ठीक है, जब वेन एवर जब सनलाइट आती थी तो सनलाइट के आने की वजह से उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती थी, ग्लूकोज बनता था। तो वो क्या करते थे, वो पानी की अपटेक को अंदर ज्यादा कर लेते थे। उससे क्या होता था, उससे जो माउथ ऑफ प्लांट था वो ओपन होता था, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन है उसकी जो गैसेस एक्सचेंज है वो प्रॉपर हो पाती थी। तो किस तरह से प्लांट ने जो है वो अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट के ऊपर अपनी ऑस्मोटिक कंडीशन को एडजस्ट किया, अपने सेल को जो है वो टारगेट करके अपना जो स्टोमेटा है वो ओपन कर दिया और अपना प्रोसेस परफॉर्म कर दिया। इसको बेसिकली कहते हैं ऑस्मोटिक कंडीशन के। किसी तरह से वाटर की मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन वाली प्रॉपर्टी को यूज करके अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड किया जा सके, समटाइम्स सेल को टारगेट करके, समटाइम्स सेल को फ्लैसिड करके। सही है, तो ये बेसिक मतलब था। ओके, सो प्लांट के दो तरीके हैं अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करने के, रेट ऑफ ग्रोथ और ऑस्मोटिक कंडीशन। लेट्स गो फॉरवर्ड, अगर हम लोग जा सकें। ओके, वाइल रिस्पॉन्ड टू दिस स्टिमुलाई बाय चेंजिंग। अच्छा, ये थोड़ा सा यहाँ पर कुछ इन्होंने यहाँ पर नहीं लिखा, मीन्स यहाँ पर इन्होंने क्या नहीं लिखा, यहाँ पर इधर को आएगा एनिमल, एक वर्ड विच इज एनिमल, ठीक है। वाइल एनिमल, एनिमल यहां पर स्टार की जगह, वाइल एनिमल रिस्पॉन्ड टू दिस स्टिमुलाई बाय चेंजिंग देयर पोजीशन, यानी कि अपनी पोजीशन को चेंज करके वो उस चेंज इन एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं, आइदर टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, यानी कि या तो उस चेंज की तरफ जाकर या उस चेंज से दूर जाकर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म देखता है उसके एनवायरनमेंट में खाना है, ठीक है, फूड है, तो वो क्या करेगा, उसकी तरफ जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक लिविंग ऑर्गेनिज्म देखता है कि एक एनवायरनमेंट में आग लगी हुई है, फायर है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो वो उससे दूर जाएगा, ठीक है, या तो टूवर्ड्स या तो दूर जाकर कोई भी एनिमल अपने स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करता है। अच्छा, द मूवमेंट कैन आल्सो अकर एट सेल्यूलर लेवल, यानी कि जो मूवमेंट है ये सेल के लेवल के ऊपर भी हो सकती है, और उसको आप लोग साइक्लोसिस कहते हैं। नाउ साइक्लोसिस सिंपली मींस मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। हमें पता है ना साइटोप्लाज्म भी मूव करता है, मूव इस तरह से करता है कि वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता रहता है, एज यू कैन सी दिस पिक्चर। तो ये जो साइटोप्लाज्म का मूव करना है, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में, इसको साइक्लोसिस कहते हैं। सो द मूवमेंट कैन आल्सो अकर एट द सेलुलर लेवल एज यू नो, विच इज साइक्लोसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म की मूवमेंट इन सेल और मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ये अगर आपको चैप्टर नंबर 7 या 6 आई गेस फ्रॉम चैप्टर फ्रॉम बुक 9 अगर आपको याद हो, तो उसके अंदर हमने सेल डिवीजन पढ़ा था, तो उसमें क्रोमोसोम मूव करते थे, याद है, टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। तो वो भी मूवमेंट है, उसको भी आप लोग सेलुलर मूवमेंट के अंदर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो मतलब कि साइक्लोसिस साइटोप्लाज्म की मूवमेंट या क्रोमोसोमल मूवमेंट को भी हम लोग सेलुलर मूवमेंट कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई, यानी कि चेंज इन एनवायरनमेंट की बेसिस के ऊपर हमारे पास दो तरह की मूवमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑटोनोमिक, ठीक है, और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, एंड सेकेंड इज पैराटोनिक और इंड्यूस मूवमेंट।
नाउ स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद, सही है, सेल्फ, खुद से, ठीक है। और पैराटोनिक और इंड्यूस का मतलब होता है कि किसी एक्सटर्नल फैक्टर से करवाई हुई। सिंपली देखें, यहां पर अगर आप लोग रीड करें, इट इज ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई, ठीक है। यानी कि वो मूवमेंट जो कि इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज होने की वजह से होती है, उसको आप लोग ऑटोनॉमिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, क्रैम्प्स ड्यू टू इनवॉल्यूंटरी रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस, यानी कि अगर आपके मसल में अगर आपके कभी क्रैम्प पड़ा हो तो मसल मूव करती है, ठीक है। तो मूव क्यों करती है? वो इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज की वजह से जो है वो मूव करती है, और वो चेंज क्या है? रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन। अच्छा, इसको इतना ज्यादा आपने, मतलब कि इस एग्जाम्पल को इतना ज्यादा आपने सर पे नहीं चढ़ाना, बिकॉज आई थिंक ये आपके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती है, बट आपने ये याद रखना है कि वो मूवमेंट जो कि इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज होने की वजह से ली जाए, उसको आप लोग इंटरनल स्टिमुलाई कहते हैं। और वो मूवमेंट जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज की वजह से ली जाए, देखें, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, स्टिमुलाई मीन्स चेंज इन एनवायरनमेंट, और एक्सटर्नल मीन्स बाहर का, यानी कि बाहर के एनवायरनमेंट में चेंज की वजह से जो मूवमेंट ली जाए उसको आप लोग इंड्यूस मूवमेंट या फिर पेराटोनिक मूवमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल इसकी है रिफ्लेक्स एक्शन। अगर आप गलती से अपना हाथ किसी गर्म चीज के ऊपर रखें तो क्या होता है? अचानक से आप अपना हाथ पीछे लेते हैं विदाउट आपकी मर्जी के। तो इस प्रोसेस को जिसके अंदर आप अपने हाथ गर्म चीज से हटाते हैं, अच्छा, ये आप अपने आप से नहीं करते, ये खुद ब खुद होता है, ठीक है। लेकिन ये होता है, आप अपना हाथ गर्म चीज से दूर हटाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्सेस होना यानी कि अपने एनवायरनमेंट के अंदर चेंज की वजह से सडन एक्शंस लेना, उसको आप लोग रिफ्लेक्सेस कहते हैं। सो टू टाइप ऑफ मूवमेंट है, पेराटोनिक और इंड्यूस, यानी कि जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज की वजह से होती है, और ऑटोनॉमिक और स्पॉन्टेनियस मतलब जो कि इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज की वजह से होती है। ओके, सो टाइप ऑफ मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स। नाउ वी हैव फर्दर टाइप्स ऑफ मूवमेंट बेसिकली। अच्छा, यहाँ पर इस डिफरेंस के ऊपर बेसिकली आपका बोर्ड में क्वेश्चन या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। मोस्टली आपके पास ये ट्रॉफिक मूवमेंट के ऊपर आता है वर्सेस आपके पास ये टैक्सिस और टैक्टिक मूवमेंट के ऊपर आता है। उसको हम लोग आगे जाके देखते हैं। अच्छा, लोकोमोटरी मूवमेंट। लोकोमोटर से क्या मतलब? लोकोमोशन यानी कि लोकेशन की चेंज करना, यानी कि लोकेशन चेंज करना। और टैक्सिस और टैक्टिक मूवमेंट, यानी कि इसके तीन नाम है, लोकोमोशन यानी कि लोकोमोटरी मूवमेंट, टैक्सिस मूवमेंट और टैक्टिक मूवमेंट, ठीक है। सो ये एक ही मूवमेंट के तीन नाम हैं। ओके, अच्छा, सो लोकोमोटरी, टैक्सिस और टैक्टिक मूवमेंट इस किस्म की मूवमेंट होती है। इट्स अ टाइप ऑफ मूवमेंट वेयर ऑर्गेनिज्म चेंजेस इट्स प्लेस, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी प्लेस को चेंज करेगा, तो टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलस, यानी कि अपनी लोकेशन को चेंज करने की मूवमेंट को, यानी कि वो मूवमेंट जिसमें आपकी लोकेशन चेंज हो, उसको आप लोग लोकोमोटरी मूवमेंट और टैक्सिस मूवमेंट या फिर टैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं कि एनिमल लोकोमोटरी मूवमेंट करेंगे या प्लांट करेंगे? एनिमल करेंगे, बिकॉज प्लांट आर नॉन लोकोमोटरी, वो लोकोमोशन नहीं कर सकते, सिर्फ एनिमल्स अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, तो वही आपके पास लोकोमोटरी मूवमेंट करेंगे, ठीक है। नाउ वी हैव ट्रॉफिक मूवमेंट। इट्स अ टाइप ऑफ ग्रोथ मूवमेंट, याद रखिएगा, इट्स अ ग्रोथ मूवमेंट in which organism move towards or away by growing their organ। यानी कि इस किस्म की मूवमेंट है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने ऑर्गन को ग्रो करके, ठीक है, मूवमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट है, ठीक है, वो मुख्तलिफ किस्म के और दूसरे प्लांट से घिरा हुआ है, ठीक है, और इस तरह से घिरा हुआ है कि उसको सनलाइट प्रॉपर नहीं लग रही है, उसके खाली एक साइड के ऊपर सनलाइट लग रही है। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो प्लांट उस डायरेक्शन में मूव करेगा जहां पर लाइट है, ठीक है। तो ये क्या हुई? ये मूवमेंट हुई, बट अपने ऑर्गन को ग्रो करवा के। इसी तरह से रूट्स की मूवमेंट होती है प्लांट्स के अंदर डीप डाउन द अर्थ, ताकि वो ज्यादा वाटर को, ज्यादा मॉइस्चर को कैप्चर कर सके, ठीक है। तो इस तरह से वो मूवमेंट जो कि अपने ऑर्गन को ग्रो करवा कर होती है, उसको आप लोग ट्रॉफिक मूवमेंट कहते हैं। यूजुअली फाउंड इन, ये देखें, प्लांट, फंगाई एंड बैक्टीरियल कॉलोनी, यानी कि ये जो ट्रॉफिक मूवमेंट है ये प्लांट्स में होती है, फंगस में होती है और बैक्टीरियल कॉलोनी में होती है। अच्छा, बैक्टीरियल कॉलोनी का मतलब क्या है? क्या इनकी कोई मतलब नेबरहुड है जिसमें वो रहते हैं? बेसिकली देखें, वेन एवर अ बैक्टीरिया ग्रो ना, जब भी हम लोग लैब के अंदर किसी बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कि जो जो एक बैक्टीरिया है
वो एक कॉलोनी की फॉर्म में ग्रो करता है, यानी कि इस तरह की एक इस तरह की डिफरेंट डोम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें वो छोटे छोटे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। एज यू कैन सी दिस पिक्चर, ये जो स्मॉल आपके पास डॉट्स हैं ये कॉलोनीज हैं उन बैक्टीरिया की, ठीक है। तो अब बताने का मकसद ये था कि इस तरह से जो बैक्टीरिया हैं वो लैब के अंदर जो उनके मीडिया होता है या फिर जहाँ पर वो ग्रो करते हैं वो हमेशा कॉलोनी की फॉर्म में, मतलब कि एक ही जगह रहकर, एक फैल नहीं जाते, ठीक है, एक ही जगह रहकर ग्रो करते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव नास्टिक मूवमेंट। इट मींस टाइप ऑफ मूवमेंट वेयर चेंज इन osmotic condition or osmotic water occurs due to stimuli, यानी इस किस्म की मूवमेंट जिसमें वाटर की मूवमेंट की वजह से अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन जो है वो मूवमेंट हो, ठीक है। ऑस्मोटिक कंडीशन के ऊपर हम लोग प्रॉपर डिस्कस करके आ चुके हैं। उस किस्म की मूवमेंट को आप लोग बेसिकली नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपके पास स्टोमेटा की ओपनिंग होती है, ठीक है, वो आपके पास क्या है, वो आपके पास बेसिकली नास्टिक मूवमेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक प्लांट होता है जिसको टच मी नॉट कहते हैं, तो वो क्या होता है, जब उसको टच करते हैं वो सिकुड़ जाता है। तो ये जो मूवमेंट है ये ऑस्मोटिक मूवमेंट है, ठीक है। तो इस किस्म की मूवमेंट जो कि ऑस्मोटिक वाटर के मूव करने की वजह से होती हो, यानी कि सेल के फ्लैसिड या टारगेट होने की वजह से, तो उसको बेसिकली आप लोग कहते हैं, ठीक है। अब नाउ इनके फर्दर कुछ मजीद करेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपके पास है ये ऊपर एज वी नो के विच क्या है, ये आपके पास लोकोमोटरी मूवमेंट है। अच्छा, ये जो लोकोमोटरी मूवमेंट है इट इज यूजुअली फाउंड इन एनिमल्स, यानी कि एनिमल के अंदर पाई जाती है। बैक्टीरिया भी मूव करते हैं, यानी कि अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। और प्रोटोजोआ, यानी कि किंगडम प्रोटोजोआ अगर आपको याद हो तो वो भी आपके पास लोकेशन चेंज कर सकते हैं। नाउ वी हैव इन प्लांट्स के अंदर इसकी एग्जांपल दी गई है बेसिकली, ग्रोथ ऑफ रूट टुवर्ड्स वाटर एंड मिनरल और ग्रोथ ऑफ स्टेम टुवर्ड्स लाइट, यानी कि वो दोनों एग्जांपल जो मैंने ऊपर दी वो बेसिकली आपके पास यही है। अच्छा, नाउ ये था आपके पास ट्रॉफिक मूवमेंट, ठीक है। नाउ वी हैव नास्टिक, प्योरली फाउंड इन प्लांट्स लाइक टच, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये आपको प्लांट में मिलेगी। ऑस्मोटिक मूवमेंट जो है ये आपके पास, सॉरी नास्टिक मूवमेंट जो ये सिर्फ आपके पास प्लांट में मिलेगी। उसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी टच मी नॉट प्लांट, यानी कि उसको आप लोग टच करते हैं तो उसके जो लीफ हैं वो क्लोज हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट मजीद कंसेप्ट हैं, ठीक है। नाउ वी हैव डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट, हरकत में, और लोकोमोशन में फर्क देखेंगे। लोकोमोशन का मतलब आपको पता है क्या है, एग्जैक्टली लोकेशन में चेंज आए वो मूवमेंट जिसको लोकोमोशन कहते हैं। इट इज अ मिसकंसेप्शन, यानी कि ये एक मिसकंसेप्शन है, ये एक गलत समझी हुई बात है दैट लोकोमोशन एंड मूवमेंट आर द सेम फिनोमेना, यानी कि ये एक गलत बात है। यानी कि अगर कोई ये सोचता है कि लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों सेम चीजें हैं तो वो गलत है। लोकोमोशन और मूवमेंट डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? मूवमेंट इज अ ब्रॉड टर्म, यानी कि मूवमेंट एक बड़ा लफ्ज है, एक बहुत चौड़ा लफ्ज है जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। वेयर ऑर्गेनिज्म respond to stimuli in a way respond to stimuli in any way, whereas locomotion is one of the type of movement, यानी कि जो मूवमेंट है, यानी कि जो वर्ड मूवमेंट है वो एक बड़ा टर्म है, उसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल नास्टिक मूवमेंट भी मूवमेंट है, ट्रॉफिक मूवमेंट भी मूवमेंट है, लोकोमोटरी मूवमेंट भी मूवमेंट है। लेकिन जो लोकोमोशन है, ठीक है, यहां पर देखें लोकोमोशन इज वन टाइप ऑफ मूवमेंट, यानी कि लोकोमोशन मूवमेंट की एक टाइप है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी लोकेशन को, अपनी प्लेस को चेंज करते हैं, चेंज इट्स प्लेस, या तो टूवर्ड्स, यानी कि आइदर टूवर्ड्स और अवे, यानी कि उस चेंज इन एनवायरनमेंट के टूवर्ड्स या अवे मूव करके वो अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। लोकोमोशन क्या है? जगह का चेंज करना, अपनी प्लेस, अपनी लोकेशन, अपनी पोजीशन चेंज करना। और मूवमेंट क्या है? मूवमेंट एक बहुत बड़ा टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स आती हैं। सिंपली मींस रिस्पॉन्डिंग टू अ स्टिमुलाई बाय चेंजिंग देयर पोजीशन और बाय चेंजिंग देयर ओरिएंटेशन। प्लांट मूव कर सकते हैं, लोकोमोट नहीं कर सकते। एनिमल मूव भी कर सकते हैं, यानी कि अपना बॉडी पार्ट भी हिला सकते हैं, ठीक है, और लोकोमोशन भी कर सकते हैं। तो लोकोमोशन याद रखिएगा, लोकोमोशन और मूवमेंट दो डिफरेंट चीजें हैं, सेम नहीं है। लोकोमोशन मीन्स चेंज इन लोकेशन एंड मूवमेंट मीन्स सिंपल मूवमेंट, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। इफ एन ऑर्गेनिज्म शो रिस्पॉन्स टुवर्ड्स अ स्टिमुलाई बट डज नॉट चेंज इट्स प्लेस, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म एक स्टिमुलस को, एक स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। रिस्पॉन्ड कैसे करेगा? मूवमेंट करके, याद रखिएगा। बट डज नॉट चेंज इट्स प्लेस, यानी कि रिस्पॉन्ड तो कर रहा है, मूवमेंट तो कर रहा है, लेकिन वो अपनी लोकेशन चेंज नहीं कर रहा। सो इट मे बी एनी टाइप ऑफ मूवमेंट, यानी कि वो मूवमेंट की कोई दूसरी टाइप हो सकती है, लेकिन लोकोमोशन नहीं हो सकती, क्योंकि वो
अपनी लोकेशन चेंज नहीं कर रहा। यानी कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, यानी कि मूवमेंट कर रहा है, लेकिन वो अपनी लोकेशन चेंज नहीं कर रहा, तो वो जो उसकी मूवमेंट है वो लोकोमोशन नहीं है, लेकिन कोई दूसरी टाइप हो सकती है। वो ट्रॉफिक हो सकती है, वो नास्टिक हो सकती है, कोई दूसरी इंटरनल हो सकती है, एक्सटर्नल हो सकती है। लेकिन लोकोमोशन तब होगी जब उसकी जगह चेंज होगी। अदरवाइज वो मूवमेंट की कोई दूसरी टाइप होगी, लेकिन लोकोमोशन नहीं होगी। सो नाउ हमारे पास इंट्रो कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हमारे पास जो skeleton and its type. Let's talk about that. So now we have skeleton and its type. ठीक है, अच्छा, फॉर लोकोमोशन यानी कि अपनी जगह तब्दील करने के लिए एनिमल बॉडी वांट सपोर्ट टू चेंज इट्स प्लेस। यानी कि एनिमल बॉडी को क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए ताकि वो अपनी जगह तब्दील कर सके इन अ बैलेंस्ड एंड वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर। यानी कि अगर किसी भी एनिमल को अपनी लोकेशन चेंज करनी है, मीन्स की लोकोमोशन करनी है, तो उसके लिए उसको सपोर्ट चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपनी जगह चेंज कर सके एक ऐसे तरीके से जिसको बैलेंस कंसिडर किया जा सके, जिसको वेल कोऑर्डिनेटेड करार दिया जा सके। अब देखें, आप किचन तक रिंगते रिंगते भी जा सकते हैं, लेकिन वो बैलेंस और वेल कोऑर्डिनेटेड नहीं होगा, ठीक है। कैसे वेल कोऑर्डिनेटेड होगा? जब आप चल के जाएंगे, ठीक है। तो आपको चल के जाने के लिए सपोर्ट की जरूरत होगी, और वो सपोर्ट बेसिकली आपको आपका स्केलेटन प्रोवाइड करेगा। समझे? अच्छा, फॉर सपोर्ट एनिमल हैव स्केलेटल सिस्टम, यानी कि सपोर्ट के लिए एनिमल्स के पास उनका स्केलेटल सिस्टम होता है। अच्छा, अब यहां पर आपके पास स्केलेटन की डेफिनेशन दी गई। स्केलेटन आर द फ्रेमवर्क विच गिव्स शेप टू एनी स्ट्रक्चर। यानी कि स्केलेटन वो फ्रेमवर्क है। क्या है? वो फ्रेमवर्क है जो किसी भी एनिमल को उसके एक प्रॉपर शेप देता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ह्यूमन की अगर शेप एक खास किस्म की है, फॉर एग्जांपल अब मेरी शेप इस किस्म की है, तो उसकी रीजन क्या है? क्योंकि मेरा स्केलेटन इस किस्म का है। अब जो फिशेज होती हैं वो लंबी लंबी होती हैं। अब जो बर्ड्स होते हैं उनकी एक अलग शेप होती है। उनकी शेप डिपेंड किस पे करती है कि वो उनके अंदर स्केलेटन किस किस्म का है, जो कि किसी भी एनिमल को उसकी एक प्रॉपर शेप देता है, यानी किसी भी स्ट्रक्चर को उसकी एक प्रॉपर शेप देता है, ठीक है। उसको उसका स्केलेटन कहते हैं। द स्केलेटन परफॉर्म थ्री मेन फंक्शन, यानी कि स्केलेटन के तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो वो परफॉर्म करते हैं। ओके, नंबर वन इज टू प्रोवाइड शेप टू ऑर्गन्स, या आई शुड से ऑर्गेनिज्म यहां पर लिखा हुआ होना चाहिए। ऑर्गन की तो एक शेप उसकी प्रॉपर ऑलरेडी होती है। लेट मी चेंज द कलर। यानी कि देयर फर्स्ट फंक्शन इज टू प्रोवाइड अ शेप टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नंबर सेकंड फंक्शन जो कि आपके पास स्केलेटन परफॉर्म करते हैं इज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग मूवमेंट। यानी कि अगेन यहां पर ऑर्गेनिज्म आएगा, दिस वन, यानी कि ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग मूवमेंट, ठीक है। एंड थर्ड फंक्शन ये होता है कि दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सॉफ्ट एंड वाइटल ऑर्गन्स। अब फॉर एग्जांपल देखें, यह आपकी हेड बोन है ना, जिसको स्कल कहते हैं, क्रेनियम जिसे कहते हैं। अब ये आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। आपकी रिब्स हैं, वो आपके पूरे जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हार्ट है, उसको प्रोटेक्ट करती है। तो ये जो आपकी क्रेनियम है, ये जो आपकी रिब्स हैं, ये क्या है? ये आपके स्केलेटन का पार्ट है। तो स्केलेटन के तीन फंक्शंस हैं। नंबर वन, दे प्रोवाइड शेप टू ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। दे प्रोवाइड सपोर्ट टू ऑर्गेनिज्म जब वो मूव कर रहे होते हैं, यानी कि लोकोमोशन कर रहे होते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि वो सेंसिटिव ऑर्गन्स को, वो सॉफ्ट ऑर्गन्स को, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, आपके पास लिवर हो गया, आपके पास आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, आपके लंग्स हो गए, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। सही है। नाउ हमारे पास कुछ टाइप्स हैं स्केलेटन की। ओके, टाइप्स ऑफ स्केलेटन। देर आर थ्री मेन टाइप्स, यानी कि तीन डिफरेंट टाइप्स हैं, मेन टाइप्स हैं, थ्री टाइप्स हैं किसकी? स्केलेटन की। नंबर वन इज हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन। अच्छा, अब मजे की बात यहां पर इन्होंने खुद बताया कि हाइड्रो और स्टैटिक का क्या मतलब है। देखें, हाइड्रो मीन सिंपली वाटर एंड स्टेटिक मीन्स टू स्टे, यानी कि वाटर की वजह से अगर किसी चीज का कोई शेप है, कोई उसका एक स्ट्रक्चर मेंटेन है, तो उसको आप लोग बेसिकली
हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन कहते हैं। ये मोस्टली आपको इंसेक्ट्स में आपको काफी मिलेगा ही। उसके आगे एग्जांपल दी गई है और नीचे लिखा भी गया है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट अदर नेम्स एज वेल। एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। इसके लिए मुझे आई थिंक हल्का सा चेंज करना पड़ेगा, एंडोस्केलेटन। ओके, एक्सो एंड एंडो स्केलेटन का मतलब तो आपको समझ आया होगा। एक्सो मीन्स सिंपली एक्सटर्नल एंड एंडो मीन्स इंटरनल, यानी कि वो स्केलेटन जो कि अंदर होता है उसको एंडोस्केलेटन कहते हैं, और जो कि बाहर होता है उसको एक्सो या फिर एक्सटर्नल स्केलेटन कहते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन रीड करते हैं इसका मतलब क्या है, या फिर ये जो फर्दर आपके पास इनके डिफरेंसेस के अंदर ये जो टर्म्स हैं या फिर ये जो पॉइंट्स इनका मतलब क्या। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि ये जो एक्सो और एंडो का डिफरेंस है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर, ये तो आता ही आता है। इसको आप लोग अपनी लिस्ट में हमेशा रखिएगा। ओके, स्केलेटन मेड अप ऑफ फ्लूइड, यानी कि हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की एक प्रॉपर्टी ये है कि ये फ्लूइड का बना होता है। फ्लूइड मींस एनीथिंग दैट फ्लोज, यानी कि हर वो चीज जो कि फ्लो है, जो कि बहती है, उसको फ्लूइड कहते हैं। गैसेस, ठीक है, एंड लिक्विड, ये दोनों आपके पास फ्लूइड होती है। तो मेनली यहां पर वाटर की बात की गई है। फ्लूइड का मतलब यहां पर वाटर है। क्या है? वाटर, यानी कि वो आपके पास यू नो स्केलेटन जो कि वाटर से या फिर फ्लूइड से मिलकर बना होता है उसको आप लोग हाइड्रोस्केलेटन कहते हैं। फाउंड इन सॉफ्ट बॉडीड एनिमल, यानी कि वो एनिमल जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है उनके अंदर आपको हाइड्रोस्केलेटन मिलता है। यहां पर आप लोग इंसेक्ट समझ सकते हैं, कीड़े मकोड़े, यानी कि वो जो रेंगने वाले आपके पास कीड़े होते हैं ना, ठीक है, अर्थवर्म हो गया या फिर जो मगिट्स हो गए और दूसरे जो स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं जो कि कीड़े होते हैं, उनके अंदर आपको आपको ये हाइड्रोस्केलेटन मिलेगा। नाउ ये जो हाइड्रोस्केलेटन है इट इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्केलेटन, यानी कि सिंपलेस्ट है स्केलेटन में कि पानी से भाई आप अपना स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात याद रखें, अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंसिडर करें तो वो भी आपके पास हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन रखते हैं, ठीक है, बिकॉज उनका स्ट्रक्चर भी आपके पास वाटर की वजह से ही मेंटेन रह पाता है। ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स फर्दर टॉक अबाउट नीचे कि फर्दर आपके पास कौन सी टाइप है हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन की। अच्छा, ये जो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है इट हेल्प्स इन एक्सटेंशन और विड्रॉल ऑफ बॉडी और इट्स ऑर्गन, यानी कि ये एक्सटेंशन और विड्रॉल, बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये आपकी बॉडी को स्क्वीज, लंबा और पतला होने में आपको काफी, यानी कि एक्सटेंशन मींस थोड़ा सा एक्सटेंड कर जाना, थोड़ा सा अपने साइज में इंक्रीज ले पे आना, ठीक है, और विड्रॉल मींस के वापस सुकड़ जाना। सो बेसिकली ये जो हाइड्रोस्केलेटन जिन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, ठीक है, तो उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को लंबा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इन जेलीफिश इट हेल्प्स इन प्रोपल्जन बाय वाटर, यानी कि जो जेलीफिश की मूवमेंट है, ठीक है, एज यू कैन सी ये आपके पास जेलीफिश है, दिस इज जेलीफिश। तो ये जो जेलीफिश है ये मूवमेंट कैसे करती है? ये प्रोपल्जन करती है अपने हाइड्रोस्केलेटन को यूज करके। नाउ यहाँ पर प्रोपल्जन कहते हैं कि वाटर को मूव करके, वाटर को किस तरह से प्रोपेल करके आप खुद आगे बढ़े। तो बेसिकली ये जो जेलीफिश के अंदर जो प्रोपल्जन की प्रॉपर्टी है इट इज आल्सो बिकॉज कि उसके अंदर हाइड्रोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। अच्छा, नाउ ये जो हाइड्रोस्केलेटन है एज यू हैव डिस्कस दैट कि ये कीड़े मकोड़ों के अंदर भी होता है। तो इन अर्थवर्म coelomic fluid works as a hydrostatic skeleton, यानी कि अर्थवर्म के अंदर, अच्छा, सीलोमिक फ्लूइड कहते हैं। अच्छा, सीलोम मींस बॉडी कैविटी, सीलोम मींस वेयर शुड आई राइट, आई शुड राइट हियर, बॉडी कैविटी, यानी कि कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जिनके अंदर बॉडी कैविटी होती है, हमारे अंदर भी होती है लेकिन उनके अंदर इट इज फिल्ड विद फ्लूइड, ठीक है,
और उस फ्लूइड से क्या होता है कि बेसिकली वो उनका एज अ हाइड्रोस्केलेटन काम करता है। आई नो कि यहाँ पर थोड़ी सी बातें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं, तो मैं जल्दी से ये जो 3 पॉइंट्स इनको रिपीट कर देता हूँ। ये जो हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है, इट हेल्प्स इन द एक्सटेंशन, मतलब कि बॉडी को लंबा और पतला होने में काफी हेल्प करता है, ठीक है। एंड देन एट द सेम टाइम फिश के अंदर हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है, इट हेल्प्स इन द प्रोपल्जन, यानी कि वो वाटर को मूव करने में काफी हेल्प करता है उस जेलीफिश की। और अर्थवर्म के अंदर भी आपके पास हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन है, लेकिन उसके अंदर जो सिलोमिक फ्लूइड है, इट वर्क्स एज इट्स हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंडो एंड एक्सो, जो कि हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एज कंपेयर टू दिस टू ये इतना इंपॉर्टेंट आपको पेपर्स में नहीं मिलेगा। अच्छा, स्केलेटन डिपॉजिट्स आउटसाइड द बॉडी और ऑर्गन, यानी कि वो स्केलेटन जो कि बॉडी के बाहर होता है, बेसिकली उसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड अबव, ठीक है। अच्छा, अब ये कहां पे होता है? एक्सोस्केलेटन आपको मिलेगा आर्थ्रोपोड के अंदर, यानी कि ये आपके पास क्लासेस हैं किंगडम एनिमेलिया की, मोलस्का के अंदर और हायर एनिमल के अंदर। ये कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं, कुछ आपके पास समुद्री जानवर ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको बाहर का स्केलेटन मिलता है। इसी तरह से आर्थ्रोपोड के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप लोग देखें कॉकरोच है, कॉकरोच का भी एक्सटर्नल स्केलेटन होता है। फॉर एग्जांपल स्नेल है, स्नेल भी एक मोलस्क है, तो मोलस्क का भी क्या है? एक्सटर्नल स्केलेटन होता है। यानी कि ये दो क्लासेस हैं, ठीक है, आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क, उनका भी आपके पास क्या है? एक्सटर्नल स्केलेटन होता है, बाहर का होता है, ठीक है। अच्छा, नाउ इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, जो कि स्केलेटन का काम है, वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। नाउ अब ये हमारी क्लास आ गई इंटरनल स्केलेटन, यानी कि अंदर वाला स्केलेटन, एंडोस्केलेटन। स्केलेटन डेवलप्स इनसाइड द बॉडी, यानी कि वो स्केलेटन जो कि बॉडी के अंदर बनता है, उसको एंडोस्केलेटन कहते हैं। फाउंड इन हायर एनिमल्स, ये हाई ई आर मिस कर चुके हैं ये लोग, हायर यहाँ पर आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। फाउंड इन हायर एनिमल्स, यानी कि जो एडवांस एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस या मैमल्स खास तौर पे, उनके अंदर आपको ये एक्सोस्केलेटन मिलता है। प्रोवाइड शेप सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, मतलब वही वाली बात आ गई है। अच्छा, अगर आपको पेपर के अंदर कुछ लिखना होगा, तो आई थिंक वो 3 पॉइंट्स ये काफी होंगे। तो ये 3 पॉइंट्स, यानी कि 3 एंडो के 3 एक्सो के आप लोग याद कर सकते हैं। it will be enough for you in the papers. Okay, so now let's talk about further about endo and exo. अच्छा, ये जो एक्सोस्केलेटन है, इट इज नॉन लिविंग, यानी कि नॉन लिविंग होता है नेचर के अंदर, ठीक है। इन आर्थ्रोपोड मेड अप ऑफ किटिन, चाइटिन, किटिन या चाइटिन आपकी मर्जी है। यानी कि जो आर्थ्रोपोड क्लास है, जो फॉर एग्जांपल ये क्रैब है, ठीक है, इट्स एन आर्थ्रोपोड, ठीक है। तो आर्थ्रोपोड्स के अंदर ये जो एक्सोस्केलेटन है, ये आपके पास चिटिन, ये खास किस्म का प्रोटीन होता है, उससे मिलकर बनता है। और मोलस्क के अंदर, यानी कि क्लास मोलस्का के अंदर, इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, COCO3, इसको कहते हैं कैल्शियम। ये कैल्शियम है और ये कार्बोनेट है। इन हायर एनिमल्स मेड अप ऑफ प्रोटीन, यानी कि कुछ एनिमल्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर एक्सोस्केलेटन होता है और उनके अंदर ये प्रोटीन का बना होता है। फॉर एग्जाम्पल जो टर्टल्स हैं, टर्टल्स आर रेप्टाइल, तो उनके अंदर उनका जो एक्सोस्केलेटन है वो प्रोटीन का बना होता है। ऑन द अदर हैंड जो मोलस्क हैं, उनका कैल्शियम कार्बोनेट, एंड जो आर्थ्रोपोड्स हैं, देयर एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ एग्जैक्टली चिटिन या काइटिन। लिविंग इन नेचर मेड अप ऑफ सेल, यानी कि जहां पर एक्सोस्केलेटन मोस्टली नॉन लिविंग होता है, एंडोस्केलेटन लिविंग होता है, लाइव होता है, ठीक है, और ये सेल का बना होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोस्केलेटन, यानी कि एंडोस्केलेटन की 2 टाइप्स हैं, ठीक है। कौन कौन सी? नंबर 1 इज कार्टिलेज, विच इज मेड अप ऑफ कॉन्ड्रियोसाइट्स, ठीक है, एंड बोन्स, हड्डियां, मेड अप ऑफ ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट। यानी कि जो एंडोस्केलेटन होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो लिविंग होता है, ठीक है, वो ग्रो कर सकता है, ठीक है, और उसके अंदर लिविंग प्रॉपर्टीज होती हैं। और फिर उसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक कार्टिलेज और एक बोन्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग अपनी नोज देखें, नोज, ईयर्स, तो बेसिकली ये जो ईयर है, ये जो नाक है, ये जो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर्स हैं, ये बेसिकली कार्टिलेज है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप लोग अपनी हाथ देखें, अपना स्कल देखें, तो ये बेसिकली बोन्स है। तो 2 टाइप्स ऑफ स्केलेटन होते हैं आपके पास एंडो के अंदर। एक आपके पास कार्टिलेज होता है, दिस वन नोजी, नोज एंड दिस ईयर्स, ठीक है, और आपकी जॉइंट्स के दरमियान होता है। बेसिकली इसका फंक्शन हम लोग आगे जाके देखेंगे। और दूसरा आपके पास हड्डी होती है, बोन्स होती है, ठीक है। सो 2 टाइप्स आपके पास एंडोस्केलेटन की, कार्टिलेज and bones. So guys, that was it with this today's lecture. I hope so that you have enjoyed that.
इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको कोई एडवाइस देनी है दैट्स आल्सो ऑलवेज वेलकम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।